बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दाऊद खोसा। आज एजुकेशन के हवाले से हम अपनी स्मार्ट गेस सीरीज़ का छठा हिस्सा लेके आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 281 से लेकर 330 तक डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है और इंशाल्लाह इनके पेपर्स में आने के हेडमास्टर का हो गया, लेक्चरर का हो गया, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन का हो गया, बहुत ज़्यादा चांस है, ब्राइट चांस है। तो आइए इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, 3 R's इन एजुकेशन स्टैंड फॉर। एजुकेशन के अंदर जो 3 R's हैं तो उनका क्या मतलब है? रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। तो 3 R का मतलब जो एजुकेशन के हवाले से है वो यही है, दीज आर कंसीडर्ड बेसिक स्किल्स विच मस्ट बी लर्नड बाय अ स्टूडेंट। ख़ास तौर पे इब्तदाई क्लासेस में इन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 282, अकॉर्डिंग टू होम करिकुलम इज़ अ प्लान फॉर लर्निंग। तो किसने कहा था कि जो करिकुलम है ये लर्निंग का प्लान है, मंसूबा है? तो हिल्डा टाबा की ये कोटेशन है, पेपर में भी आ चुकी है। करिकुलम इज़ अ प्लान फॉर लर्निंग वाज सेड बाय हिल्डा टाबा। क्वेश्चन नंबर 283, हिल्डा टाबा वाज व्हाट वाज द फील्ड ऑफ हिल्डा टाबा? तो शी वाज अ करिकुलम स्पेशलिस्ट। तो वो करिकुलम एक्सपर्ट थी और इसके साथ ही हिल्डा टाबा वाज द स्टूडेंट ऑफ जॉन डेवी। तो जॉन डेवी की शागिर्द थी। क्वेश्चन नंबर 284, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन आइडियालॉजी ऑफ नेशन। तो किसी भी कौम की जो नेशन आइडियालॉजी होती है, जो सोच होती है जर्नल, तो उसी पर उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेस करता है। क्वेश्चन नंबर 285, दिस स्टडी डिटरमिन्स द करंट स्टेटस और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ये जो स्टडी है किसी भी पॉपुलेशन की करंट स्टेटस, प्रेजेंट सिचुएशन और उसके जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करती है बाय कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। कि जो पॉपुलेशन है उसका डेटा लेकर जो रिसर्चर है उस पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स को और उसके प्रेजेंट स्टेटस को जानने की कोशिश करता है। तो दैट कि उनकी क्या सोच है, थिंकिंग है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन के, दैट टाइप ऑफ रिसर्च इज़ कॉल्ड सर्वे स्टडी और सर्वे रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 286, बेसिक रिसर्च इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक रिसर्च इज़ आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च और थ्योरेटिकल रिसर्च। तो इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि नॉलेज को इंक्रीज़ किया जाए, किसी भी थ्योरी को डेवलप किया जाए या किसी थ्योरी को टेस्ट किया जाए, रिफ़ाइन किया जाए और किसी थ्योरी को जनरेट या डेवलप किया जाए। दैट इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ अ बेसिक रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 287, descriptive research, causal comparative research and correlational research belong to quantitative approach। तो बेसिकली रिसर्च की 3 अप्रोचेज हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच एंड मिक्स्ड अप्रोच। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच में मैथमेटिकल टूल्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर फोकस किया जाता है और उनको फॉलो करके डेटे को कलेक्ट किया जाता है और मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू कंक्लूजन को अखज़ किया जाता है। तो तीनों डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, काजल कंपेरेटिव रिसर्च एंड कोरिलेशनल रिसर्च बिलोंग टू क्वांटिटेटिव रिसर्च, उसी की अकसाम है। क्वेश्चन नंबर 288, व्हेन डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन द स्टडी इज कॉल्ड सेंसस स्टडी। जिसमें तमाम पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे मरदमशुमारी हो गई, वो भी सेंसस, उसे भी सेंसस ही कहते हैं कि तमाम जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की उसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 289, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉन डेमोग्राफी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के किसी भी पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिकल जो स्टडी की जाती है, मिसाल के तौर पर किसी भी एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है उसका
जायज़ा लिया जाता है कि मर्द कितने हैं, फ़र्ज़ किया औरतें कितने हैं, बच्चे कितने हैं, और किस किस्म का काम करते हैं। तो इस हवाले से किसी भी पॉपुलेशन के बारे में जो टोटल नॉलेज ली जाती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी। कि उसका मज़हब क्या है, पेशा क्या है, मर्द कितने हैं, औरतें कितने हैं, बच्चे कितने हैं, जैसे सेंसस हो गया, तो उसे डेमोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 289, द हाइपोथेसिस विच स्टेट्स दैट देयर इज नो डिफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। नल हाइपोथेसिस ये बयान करता है, डिस्क्राइब करता है कि दो या दो से ज़्यादा, बेसिकली दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो इसका बेसिक जो मकसद होता है वो प्रूव करना नहीं बल्कि डिसप्रूव करना होता है बेसिकली। Null hypothesis is also called statistical hypothesis. Question number 291, data gathering instrument through which respondent answers questions of the statements in writing. तो इन रिटन में जो है ना जवाब देते हैं डेटा, जिनसे भी डेटा कलेक्शन किया जाता है, पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिसमें उनको रिटन आंसर देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, तो वो क्वेश्चनर हो गया। Again, there are different types of questionnaires. Question number 299. In which type of research the participants examine their own educational practice systematically? Action research. पहले भी we have discussed that this research is performed by practitioners जो ऑन द जॉब पर्सन हो गया, जैसे सुपरवाइज़र हो गया, टीचर हो गया, हेड टीचर हो गया, स्कूल साइकोलॉजिस्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। तो वो अपनी जॉब के हवाले से जो रिसर्च करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्शन रिसर्च। तो एजुकेशनल प्रैक्टिस के हवाले से देख लें तो टीचर हो गया, हेड टीचर हो गया, स्कूल साइकोलॉजिस्ट हो गया। तो अपनी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के हवाले से जो रिसर्च करेंगे वो एक्शन रिसर्च कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 293, द रिसर्च कंसर्न विद द स्टडी ऑफ करंट फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। के इसमें प्रेजेंट सिचुएशन को की स्टडी की जाती है कि व्हाट एग्जिस्ट्स राइट नाउ, और व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, और व्हाट इज़ इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज़ के मौजूदा टाइम में प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो उसको जब हम स्टडी करने जाएंगे तो दैट टाइप ऑफ रिसर्च विल बी कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। Question number 294, the process of selecting a subset of a population for a survey is known as sampling। तो वो प्रोसेस जिसमें पॉपुलेशन से एक सबसेट या सैंपल को चूज़ करते हैं, तो उस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 295, द लिस्ट फ्रॉम विच यूनिट्स आर ड्रॉन फॉर द सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। तो वो लिस्ट हो गई जिसमें से सैंपल दर्ज होते हैं और रिसर्चर उनसे जो है सैंपल को कलेक्ट करता है या सबसेट को ड्रॉन करता है, तो दैट लिस्ट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 296, रिसर्च रिपोर्ट शुड बी रिटन इन द पास्ट टेंस। रिसर्च रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 297, रिसर्च सॉरी अगेन बाय मिस्टेक, इसमें रिसर्च प्रपोजल होगा। क्वेश्चन नंबर 297 को एक बार फिर जहन में बिठा लें कि रिसर्च प्रपोजल होगा शुड बी रिटन इन द फ्यूचर टेंस। तो रिसर्च जो प्रपोजल होता है उसे फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है, जबकि रिसर्च रिपोर्ट को पास्ट टेंस में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 298, इट इज़ इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, एन इंस्टीट्यूशन और एन इवेंट। कि किसी भी फ़र्द वाहिद की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की, इदारे की, किसी भी इवेंट वाक़े की जो इन डेप्थ एनालिसिस होगा, डिटेल्ड स्टडी होगी, डिटेल्ड एनालिसिस होगा जिसमें उसका तफसीली जायज़ा लिया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड केस स्टडी रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 299, विच टाइप ऑफ रिसर्च प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो वो कौन सी रिसर्च है जिसमें काज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो एग्जामिन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि अगर कोई चीज़
किस काज की वजह से उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ और कौन सी चीज़ वाक़ हुई। एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करने से जो दूसरा वेरिएबल है उस पर क्या असर हुआ, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 300, इफ़ ऑल यूनिट्स आर चोजन फॉर स्टडी इट इज़ कॉल्ड सेंसस। तो सेंसस में तमाम पॉपुलेशन का मुताला किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसके तमाम मेंबर्स को चुन लिया जाता है, जैसे मर्दमशुमारी हो गई। क्वेश्चन नंबर 301, द टर्म ब्यूरोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्स वेबर। मैनेजमेंट की एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 302, मैक्स वेबर वाज अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट जिसने ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया था कि जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा, हायरार्की होगी। क्वेश्चन नंबर 303, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय अब्राहम मास्लो। तो अगेन इट इज़ बीइंग रिपीटेड कि अब्राहम मास्लो की जो थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी कहते हैं, जिसकी 5 स्टेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 304, द मोटिवेशन विच इन्वॉल्व्स टू डू समथिंग टू obtain समथिंग एल्स। कि ऐसी मोटिवेशन जिसका मकसद ये है कि कोई और चीज़ हासिल की जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जिसमें जो है उस पर्सन का मकसद होता है कि कोई एक्सटर्नल रिवार्ड हासिल किया जाए या कोई एक्सटर्नल बदला उसे मिले, प्राइज़ हो गया, बोनस हो गया, कोई और रिवार्ड हो गया, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। Question number 305, theories in which efforts have been made to identify the personal qualities of an effective leader are known as theories of trait theories। तो जिसमें जो लीडर की पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, बाय नेचर इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं, विच हेल्प हिम टू बिकम अ गुड लीडर, तो उनको क्या कहते हैं, ट्रेड थ्योरीज़ के अंदर जो है पर्सनालिटी का जायज़ा लिया जाता है और किसी भी लीडर के या शख्स के जो ज़ाती औसाफ होते हैं, इनबॉर्न होते हैं, जो उसे लीडरशिप में हेल्प करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड थ्योरीज़। तो ट्रेड थ्योरीज़ के अंदर पर्सनल जो लीडर के पर्सन के पर्सनल ट्रेड्स हैं उनका एनालिसिस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 306, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज टाइम एंड वर्क इज प्रिवेंटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फंक्शन ऑफ बजटिंग। तो बजटिंग का मकसद यही होता है बेसिक के रिसोर्सेज को बचाया जाए, टाइम को बचाया जाए और काम को बेहतर तरीके से एफिशिएंटली किया जाए और रिसोर्सेज की जो एलोकेशन हो वो बेहतर तरीके से हो, तो दैट इज़ कॉल्ड बजटिंग। बजटिंग का यही पर्पज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 307, इन पोस्ट कार P stands for planning। Question number 308, in post carb O stands for organizing। Question number 309, in post carb S stands for staffing। Question number 310, in post carb D stands for directing। Question number 311, in post carb CO stands for coordinating। एक्रोनिम है, मैनेजमेंट की अहम तरीन कंसेप्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 312, इन पोस्ट कार B स्टैंड फॉर बजटिंग। इन पोस्ट कार R स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग। तो जो हर लफ्ज़ है उसकी जो स्टार्टिंग का पहला इनिशियल है दैट इज़ इंक्लूडेड इन पोस्ट कार। Question number 314, the concept of post carb was introduced by ल्यूदर गलेक एंड लिंडल ओरवेक ने इसका कंसेप्ट दिया था। दे आर कंसीडर्ड मॉडर्न गुरु ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 315, द कंसेप्ट ऑफ पोस्ट कार्ब वाज प्रेजेंटेड इन। तो पहली दफ़ा ये कंसेप्ट जो है वो 1935 में दिया गया था, लेकिन जब ये ज़्यादा इस पर काम शुरू हुआ और इसे एक्सेप्ट किया गया तो वो 1937 है।
तो अक्सर बुक्स में जो लिखा हुआ आता है वो 1937 का कि भाई पोस्ट कार वाज प्रेजेंटेड आर इंट्रोड्यूस्ड इन 1937। तो ये आप दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 316, द लीडरशिप ग्रांट्स कंप्लीट फ्रीडम टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लीडर होता है बास होता है, वो अपने मेंबर्स को कंप्लीट आज़ादी देता है, कंप्लीट फ्रीडम और नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करता है कि कोई भी मदाखलत नहीं करता। तो दैट टाइप ऑफ लीडरशिप इज़ कॉल्ड लेसे फेयर लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 317, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आर प्रेजेंटेड बाय डगलस मैकग्रेगर। ये भी मैनेजमेंट की थ्योरी है। थ्योरी एक्स में ये एज्यूम किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं दे अवॉइड वर्क, दे डोंट लाइक वर्क, दे आर लेजी एंड बेस्ट वे टू गेट वर्क आउट ऑफ देम इज़ कोएर्शन एंड अथॉरिटेरियन। तो कि भाई अथॉरिटी के ज़रिए, पनिशमेंट के ज़रिए उनसे काम लिया जाए। जबकि थ्योरी वाई में हेड अज्यूम करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं दे बेसिकली लाइक वर्क, दे लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो के एम्प्लॉयज़ काम करना भी पसंद करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना भी पसंद करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को भी समझते हैं। दैट्स वाई उन्हें ऐसा बेहतर माहौल दिया जाए और इनकरेज किया जाए ताकि उनसे काम लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 318, द पर्सन हु मोटिवेट्स द अदर्स पोजेसेस द क्वालिटीज़ ऑफ लीडर। तो लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सके और इन्फ्लुएंस कर सके और उनसे काम ले सके। द पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ द अदर्स इज कॉल्ड लीडर। क्वेश्चन नंबर 319, द पावर डेलीगेटेड विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। के पावर और अथॉरिटी जो है तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और हर शख्स को ज़िम्मेदारी असाइन की जाती है कि ही हैज़ टू डू वर्क, कि उसने कोई फ़लाँ काम करना है और ही हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी, और उसे मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो जिस तरीके से चाहे उस काम को सरअंजाम दे। क्वेश्चन नंबर 320, द पावर एंड डिसीजन मेकिंग लाइंग एट द टॉप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। के जिसमें जो अथॉरिटी है एक पर्सन के अंदर और हायर लेवल पे या हायर के पास अथॉरिटी हो और दे हैव कंप्लीट अथॉरिटी व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, कि किस वक्त काम करना है, क्या काम करना है। तो दैट टाइप ऑफ पावर इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। Question number 321, the first step in the process of administration is planning। तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का जो पहला स्टेप है वो प्लानिंग है। क्वेश्चन नंबर 322, सुपरविजन इज अ कंटेक्ट बिटवीन सुपरवाइजर एंड टीचर्स। अगर टीचिंग के हवाले से देखें, टीचिंग की फील्ड के हवाले से देखें तो सुपरविजन इज अ कंटेक्ट बिटवीन सुपरवाइजर एंड टीचर्स। Question number 323, when information and ideas are shared among the staff members, it is said that there exists। जब इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को सेम लेवल पर शेयर किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा, सेम स्टेटस के लोग हो गए, सेम डिजिग्नेशन के लोग हो गए, तो दैट टाइप ऑफ या सेम डिपार्टमेंट हो गए, दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को लेटेंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 324, बॉस इज़ ऑलवेज राइट इन ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। जिसमें यह समझा जाता है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट, वो जो कुछ भी कह रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, जो भी ऑर्डर दे रहा है वो राइट है और उनको फॉलो करना है एट एनी कास्ट। तो ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 325, ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर लर्निंग वाज डेवलप्ड बाय थॉर्नडाइक का ये कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 326, हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को
मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर समझा जाता है, फाउंडर समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 327, हु रोड द फर्स्ट टेक्स्ट ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो पहली किताब एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से वो भी एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने लिखी थी, तो उसका नाम था, आगे आ रहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 328, व्हाट वाज द नेम ऑफ एडवर्ड एल थॉर्नडाइक्स बुक ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ही का ये नाम था और ये किताब 1903 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 329, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक रोड द फर्स्ट बुक ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी इन 1903। तो ये पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने ख़ास तौर पर लर्निंग के हवाले से काम किया, एजुकेशन के हवाले से काम किया। That's why he is considered the father of modern educational psychology. Question number 330, which theory states that learning takes place as a whole? Gestalt theory, जिसमें ये कंसेप्ट है कि जो लर्निंग है ना वो ओवरऑल प्रिपेयर होती है। दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग बाय, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लर्निंग बाय इनसाइट, के जो है पर्सन है, स्टूडेंट्स है, वो सोच समझ कर अपने माहौल को ऑब्ज़र्व करके उसे देख के जो है ना वो चीज़ों को लर्न करता है और एक कंप्लीट एंड ओवरऑल पिक्चर में चीज़ों को देखता है और उनका मुशाहिदा करता है और मुशाहिदा करके किसी भी चीज़ के हवाले से वो एक मखसूस नतीजे तक पहुंचता है और उसे फॉलो करता है। थैंक्स अ लॉट। तो ये अहम तरीन क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह इसी सिलसिले को आगे जारी रखेंगे और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि इनमें से पेपर्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाएंगे। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप मी इन योर प्रेयर्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।